Hello everyone, welcome to Abhigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my law session. In this session of law today I will discuss a very important topic related to Code of Civil Procedure 1908. तो हम इससे पहले इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जजमेंट और डिक्री के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। मैंने जजमेंट से रिलेटेड और डिक्री से रिलेटेड जो भी सेक्शंस थे और जो ऑर्डर 20 था उसको डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो जब डिक्री की बात आती है, जजमेंट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं फिर इंटरेस्ट और कॉस्ट की बात भी आती है, क्योंकि कोर्ट जब जजमेंट पास करेगा और उसके बाद जब डिक्री बनेगी तो उसमें कैसे कैसे अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, किसी पार्टी पर अगर कॉस्ट लगनी है तो वो लगेगी, तो वो कैसे लगेगी, कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, वो हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो हमारे सेक्शन 34 है इंटरेस्ट से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड जो सेक्शन है 35 है बेसिक सेक्शन, इसी के साथ साथ हमारा सेक्शन 35A और 35B ये भी कॉस्ट से ही रिलेटेड है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इंटरेस्ट और कॉस्ट पर चर्चा करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 34 ऑफ CPC में दिया है। अब सेक्शन 34 ऑफ CPC के अकॉर्डिंग जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि कोर्ट कैसे कैसे किसी मनी डिक्री में मतलब इंटरेस्ट को का ऑर्डर करेगा, ब्याज का ऑर्डर करेगा। तो 34 का सबसेक्शन 1 देखते हैं। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि वेयर एंड इन सो फॉर एज अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, जहाँ पर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के लिए है, ठीक है, मनी डिक्री है, तब कोर्ट क्या करेगा? द कोर्ट में इन द डिक्री, मतलब डिक्री में कोर्ट क्या करेगा? द कोर्ट में ऑर्डर इंटरेस्ट, कोर्ट इंटरेस्ट का ऑर्डर भी दे देगा। कैसे, किस रेट पर देगा? एट सच रेट एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल टू बी पेड ऑन द प्रिंसिपल सम एडजस्ट। उस रेट पर देगा जो कोर्ट को क्या लगता है? रीजनेबल लगता है। ठीक है, कोर्ट को लगता है कि हाँ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है इस प्रिंसिपल सम पर, उस मनी पर जो कि न्याय निर्णीत हुई है, जो कि एडजस्ट की गई है डिक्री में। ठीक है, तो उस प्रिंसिपल सम के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोर्ट लगाएगा वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा। इसके साथ साथ और क्या है, कब से कब तक लगाएगा ये बात आती है। तो ये फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ डिक्री, जनरली कहाँ से कहाँ तक लगाएगा कि जिस दिन कोर्ट में सूट फाइल हुआ उस दिन से जिस दिन डिक्री तैयार हुई उस दिन तक रेट ऑफ इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल सम पर कोर्ट लगाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कोर्ट किस पर और इंटरेस्ट लगा सकता है ये भी देखना है। इन एडिशन टू दैट इंटरेस्ट, ठीक है, इसके साथ साथ मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ सूट से डेट ऑफ डिक्री तक जो इंटरेस्ट लग रहा है उसके अलावा इन एडिशन टू एनी इंटरेस्ट एडजस्ट ऑन सच प्रिंसिपल सम फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। इसके अलावा साथ ही साथ वो जो इंटरेस्ट जो एडजस्ट हुआ है प्रिंसिपल सम पर, तो वो इंटरेस्ट वो प्रायर टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है, जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ था पहले, मतलब सॉरी जो सूट का कोर्ट में इंस्टीट्यूशन हुआ, जिस दिन कोर्ट में सूट फाइल हुआ उस दिन से पहले अगर उस सूट पर कोई इंटरेस्ट अगर उस मनी पर उस प्रिंसिपल सम पर कोई इंटरेस्ट बनता है तो कोर्ट उसका भी इंटरेस्ट ऐड कर सकता है। और इसके अलावा क्या है, विद फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6% पर एनम। और जो ये इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जो ये प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है उस मतलब जो प्रिंसिपल सम है और उस पर प्रायर टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से पहले का जो इंटरेस्ट है वो कैसा होगा? नॉट एक्सीडिंग 6% पर एनम, मतलब कि 6% से ज़्यादा का नहीं होगा पर एनम। एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल ऑन सच प्रिंसिपल सम। उसके साथ साथ क्या कह दिया कि जैसा कोर्ट को ठीक लगता है, मतलब उस प्रिंसिपल सम पर जो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक लगता है वो लगाएगा और वो 6% से ज़्यादा का नहीं होगा। और कब से कब तक का होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ
पेमेंट, मतलब कि वो जो जो इंटरेस्ट लगा रहा है 6% का, वो कैसे होगा, डेट ऑफ डिक्री से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक, मतलब जिस दिन डिक्री प्रिपेयर हुई उस दिन से एक्चुअल पेमेंट जब तक होगा, ठीक है, एक्चुअल पेमेंट पार्टीज जब करेंगी तब तक का इंटरेस्ट, उस दौरान जो भी पीरियड रहेगा, मान लीजिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी पीरियड रहेगा उस पर इंटरेस्ट, और टू सच अर्लियर डेट एज द कोर्ट थिंग्स फिट। इसके अलावा भी, बिकॉज दिस इज द होल सोल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट इससे अलावा इसकी जो भी अर्लियर डेट है, मतलब इससे पहले की भी किसी डेट पर कोर्ट चाहे तो इंटरेस्ट लगा सकता है, जैसा कोर्ट को ठीक लगेगा। इट इज़ ऑल द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। इसी का सब सेक्शन 1 का हम प्रोविज़ो देख लेते हैं। सेक्शन 34 में वो क्या कहता है, कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द लाइबिलिटी इन रिलेशन टू द सम सो एडजस्ड हैड अराइजन आउट ऑफ ए कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। अब जो जनरल रूल है उसमें वही कह रहा है कि 6% पर एनम का कोर्ट इंटरेस्ट रेट लगाएगा, ठीक है, तो कब से कब तक, फ्रॉम द डेट, ऊपर तो यही कह रहा है कि जो एडजस्ड अमाउंट है, सम है, जो प्रिंसिपल सम है, उस पर वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोर्ट लगाएगा, और फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से टू द डेट ऑफ डिक्री तक लगाएगा। इसके अलावा कोई अगर प्रायर टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट भी उस प्रिंसिपल सम पर अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो भी कोर्ट ऐड कर सकता है। इसके अलावा क्या है कि कोर्ट 6% से ज़्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेगा प्रिंसिपल सम पर, जो भी प्रिंसिपल सम मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको रीजनेबल लगता है, लेकिन 6% से ज़्यादा का पर एनम वो नहीं होगा। और वो कब से कब तक होगा, वो डेट ऑफ डिक्री से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक, एक्चुअल पेमेंट की डेट तक हो सकता है। और इसके अलावा भी कोर्ट को पावर दी गई है कि और कोई अर्लियर डेट है तो उससे भी कोर्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड, मतलब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को उस डेट से भी ऐड कर सकता है। अब प्रोविज़ो, ये तो जनरली किसी भी मनी डिक्री के संबंध में हो गया, ठीक है। अब आता है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के संबंध में, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो कैसे, मान लीजिए 2 पार्टीज़ हैं, दोनों कॉमर्शियली वर्क कर रही हैं, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होगा, तो ये प्रोवाइडेड, जो इसका प्रोविज़ो है उसमें बताया गया है। तो वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर the liability in relation to the sum so adjusted had arisen out of a commercial transaction, means जहाँ पर ऐसा सम है, ऐसे सम को एडजस्ट किया गया है, ऐसी मनी को एडजस्ट किया गया है जो किससे, जिसकी जो क्या हुई है, अराइज आउट हुई है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन से, ठीक है। ऐसे सम के प्रति, मतलब ऐसा अमाउंट है जिसका कि एडजुडिकेशन हुआ है और जो लायबिलिटी है मतलब वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तब क्या होगा, द रेट ऑफ सच ए फर्दर इंटरेस्ट में एक्सीड 6% पर एनम। ऐसे में मीन्स टू से कि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के मामले में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से ज़्यादा हो सकता है, बट शैल नॉट एक्सीड द कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन वो किसको एक्सीड नहीं करेगा, अगर कोई दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनके बीच में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड था, ऑलरेडी उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो क्या होगा, बट शैल नॉट एक्सीड द कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि वो उनके कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्सीड नहीं करेगा। मीन्स टू से कि 6% से तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कहीं कोई उन दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई पहले कॉन्ट्रैक्ट रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन और वेयर देयर इज़ नो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट, लेकिन बात तब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रेट नहीं है, जब दोनों के बीच, दोनों पार्टीज़ में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रेट जो है वो डिसाइडेड नहीं है, तब क्या होगा। ऐसे में क्या होगा, द रेट एट विच मनीज आर लैंड और एडवांस्ड बाय नेशनलाइज्ड बैंक इन रिलेशन टू कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, तब क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर जो पैसा देती हैं नेशनलाइज्ड बैंक,
ठीक है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए नेशनलाइज्ड बैंक, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देती हैं, लोन देती हैं, तब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। मीन्स टू से क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल जो अगर आपका कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो 6% पर एनम से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कोर्ट इम्पोज करेगी। दूसरी चीज़, अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑलरेडी डिसाइडेड है तो वो उस कॉन्ट्रैक्चुअल रेट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। तीसरी चीज़, अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रेट डिसाइड नहीं है तब कैसे डिसाइड करेगी कोर्ट कि जो भी आपकी नेशनलाइज्ड बैंक है वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए मनी देती हैं, लोन देती हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मतलब कोर्ट लगाएगी, ठीक है। दिस इज प्रोविजो ऑफ सेक्शन 34 एंड सबसेक्शन 1, ठीक है। सबसेक्शन 1 में ये प्रोविजो है। अब हम आते हैं इसी के एक्सप्लेनेशन में। हमको ये भी जानना होगा कि नेशनलाइज्ड बैंक क्या है। तो इन दिस सबसेक्शन, नेशनलाइज्ड बैंक मीन्स अ कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक एज डिफाइंड इन द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, ठीक है। तो जो 1970 का बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो भी नेशनलाइज्ड बैंक की डेफिनेशन वहाँ पर दी गई है वो उसी के अकॉर्डिंग नेशनलाइज्ड बैंक को माना जाएगा। इसी के एक्सप्लेनेशन 2 को हम देख लेते हैं। तो वो क्या कहता है, वो कहता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन अ ट्रांजैक्शन इज अ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन इफ इट इज कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस ऑफ द पार्टी इनकरिंग द लायबिलिटी। अब कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं ये भी डिसाइड करना ज़रूरी है कि किस ट्रांजैक्शन को हम कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन माने और किसको हम कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन ना माने। तो इस सेक्शन के पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए या फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन वो मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हैं जो किससे कनेक्टेड हैं, किसी इंडस्ट्री से, किसी ट्रेड से, किसी बिजनेस से मतलब कनेक्टेड है। पार्टी अगर कोई इंडस्ट्री चला रही है, कोई ट्रेड चला रही है, कोई बिजनेस चला रही है और उसकी लायबिलिटी मतलब उस लायबिलिटी से रिलेटेड है, मतलब किसी इंडस्ट्री की, ट्रेड के, बिजनेस से रिलेटेड किसी लायबिलिटी से संबंधित ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो आपके किस कैटेगरी में आएंगे, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आएंगे। दिस एक्सप्लेन्स एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 34। Now we come to subsection 2 of section 34. Subsection 2 क्या कहता है? तो subsection 2 कहता है कि where such a decree is silent. अब कभी कभी किसी मुद्दे पर डिक्री साइलेंट भी हो सकती है कि जहाँ पर डिक्री साइलेंट है, मीन्स उसमें उस रिगार्डिंग कोई ऑर्डर नहीं किया गया है। साइलेंट किस रिगार्डिंग? विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट on such principal sum from the date of decree to the date of payment or other earlier date। मतलब इस मुद्दे पर डिक्री शांत है कि जो पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट है, मतलब आगे जो इंटरेस्ट का पेमेंट होना है उस प्रिंसिपल सम पर, और कब से कब तक होना है, फ्रॉम डेट ऑफ द डिक्री, जिस दिन डिक्री तैयार हुई उस दिन से डेट ऑफ पेमेंट, मतलब जिस दिन एक्चुअल पेमेंट हुआ उस दिन के बीच, और अदर अर्लियर डेट या फिर पहले की कोई डेट है। तो ऐसे में क्या होगा, द कोर्ट शेल बी डीम्ड टू हैव रिफ्यूज्ड, मतलब अगर डिक्री इस टॉपिक पर शांत है, डिक्री ऐसा कुछ नहीं कहती कि उस प्रिंसिपल सम पर डेट ऑफ डिक्री से डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक, डेट ऑफ पेमेंट तक के बीच में भी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, अगर इस मुद्दे पर डिक्री कुछ नहीं कहती, मीन्स कोर्ट शांत है, तब क्या माना जाएगा, द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू हैव रिफ्यूज्ड सच इंटरेस्ट, कि कोर्ट ने क्या मान लिया है, कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है ऐसा इंटरेस्ट देने से। मतलब कि अगर कोर्ट ने इस मुद्दे पर नहीं बोला, डिक्री में ऐसा कुछ नहीं कहा गया फर्दर इंटरेस्ट के बारे में, तो ये मानना होगा कि कोर्ट ने ऐसे इंटरेस्ट को देने से मना कर दिया है।
and separate suit therefore shall not lie। अब क्या होता है, कभी कभी जब कोर्ट ने इस मुद्दे पर जवाब नहीं दिया, डिक्री में कुछ नहीं कहा, तो पार्टीज को हो सकता है लगे कि अरे ये मतलब कोर्ट शायद भूल गया है इस चीज़ को डिस्कस करना, ये भी मिलना चाहिए हमें, ये भी मिलना चाहिए। तो साफ साफ कह दिया गया, इसीलिए सबसेक्शन 2 में सेक्शन 34 के ये क्लियर कर दिया गया कि अगर डिक्री में कोर्ट साइलेंट है फर्दर इंटरेस्ट के मुद्दे पर, तो मान लीजिए कि कोर्ट ने ऐसे इंटरेस्ट को देने से मना कर दिया है और उसके लिए आप सेपरेट सूट कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते। कि लोग सोचे, जो भी पार्टीज है वो सोचे अरे हम फिर से इस पैसे के लिए, इस इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए या इंटरेस्ट के इस फर्दर इंटरेस्ट के लिए हम सूट फाइल कर दें, तो सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा ऐसे मुद्दे पर। ओके, this is clear from subsection 2 of section 34, that is related to interest. Now we come to section 35. Section 35 is related to cost. अब cost भी पड़ सकती है, किसी भी पार्टी के ऊपर कोर्ट कॉस्ट डाल सकता है, ठीक है, मतलब उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसको हर्जाना भरना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट को क्या कहते हैं, खर्चे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी कोर्ट खर्चा अगर डाल देगी तो वो पार्टी, और जिस पार्टी के ऊपर डालेगी उसको देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 35 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 देखते हैं। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब जो भी कंडीशंस और लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए, एंड टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और जो भी प्रोविजंस, अगर किसी लॉ का कोई प्रोविजन उस समय एनफोर्सेबल है, तब the cost of and incident to all suits shall be in the discretion of the कोर्ट, मतलब सारी कंडीशन, सारी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली और जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसके प्रोविजंस के अनुसार जो कॉस्ट है या जो भी सूट में मतलब खर्चे आए हैं, जो भी सूट में इंसिडेंट्स, मतलब इंसिडेंट्स का मतलब यहाँ पर वही है कि जो भी मतलब केस से रिलेटेड खर्चे हुए हैं वो कैसे किस पर डिपेंड करते हैं, शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, वो सब कुछ सबका सब डिपेंड किस पर है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पर डिपेंड करता है। एंड द कोर्ट शैल हैव फुल पावर टू डिटरमाइन, और कोर्ट के पास पूरी पावर है ये डिसाइड करने की कि बाय होम और आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, कि किस से और किस या फिर किस प्रॉपर्टी से, एंड टू व्हाट एक्सटेंट या फिर किस एक्सटेंट तक सच कॉस्ट आर टू बी पेड, ऐसी कॉस्ट को पे करवाया जाएगा। मतलब कि किसके द्वारा, मतलब कौन सी पार्टी कॉस्ट पे करेगी, या फिर किस, अगर कोई पार्टी डिसाइडेड है तो उसकी किस प्रॉपर्टी से वो कॉस्ट पे होगी, या फिर किस एक्सटेंट तक, मतलब कितना, जैसे उस प्रॉपर्टी की को पूरा बेच के या उस प्रॉपर्टी को आधा या उसका 1/3 1/4 किस एक्सटेंट तक वो कॉस्ट जो है वो कोर्ट को पे करनी, मतलब कोर्ट डालेगी पार्टी पर। एंड टू गिव ऑल नेसेसरी डायरेक्शंस, और इसके रिगार्डिंग कोर्ट के पास पूरा डिस्क्रिशन है कि वो इसके रिगार्डिंग जो भी नेसेसरी डायरेक्शन होंगे वो देगी फॉर द पर्पसेस अफोरसेड, जो भी ऊपर पर्पस बताया गया है उसकी फुलफिलमेंट के लिए कोर्ट पूरे नेसेसरी डायरेक्शंस देगी। द फैक्ट दैट द कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन, और ये फैक्ट कि कोर्ट जो है कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट शैल बी नो बार टू एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स, और ये फैक्ट कि कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू ट्राई द सूट, कि सूट को ट्राई करने का, शैल बी नो बार टू द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स, मतलब ऐसी पावर्स को इस्तेमाल करने में, मीन्स अगर कोई पार्टी कहती है एट दैट टाइम कि जब कोर्ट कॉस्ट इम्पोज कर रही है, कोर्ट कॉस्ट इम्पोज कर रही है, और एट दैट टाइम अगर कोई पार्टी कहती है कि कोर्ट जो है उसके पास पावर नहीं है, उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो कॉस्ट इम्पोज नहीं कर सकती, तो ये कोई बार नहीं होगा, क्योंकि जो भी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट है वो
फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज ही डिसाइड हो जाएगा। पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है, जो भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, जिस कोर्ट में भी केस जा रहा है, जिस अमाउंट को लेकर है, तो ज्यूरिसडिक्शन का मुद्दा जो है वो बेसिक मुद्दा है। जब ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड हो जाएगा तभी केस उस कोर्ट में प्रोसीड करता है, ठीक है। तो मतलब उस कोर्ट जो है उस केस को आगे बढ़ाएगा जब ज्यूरिसडिक्शन उसका वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट है। तो एट दैट टाइम व्हेन कोर्ट इज इम्पोजिंग द कॉस्ट ऑन द पार्टी, तो क्या होगा कि कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस सूट को ट्राई करने का, इस सूट को चलाने का। ये इस तरीके का कोई भी जो एक्सक्यूज़ अगर कोई पार्टी लेती है तो वो ऐसा उसकी इन पावर्स के एक्सरसाइज पर कोई बार नहीं होगा, मतलब कोई रोक नहीं है ये इस तरह की कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इसको इस स्टेज पर नहीं माना जाएगा। इसी का सबसेक्शन 2 देखिए क्या कहता है कि वेयर द कोर्ट डायरेक्ट्स, जहाँ पर कोर्ट डायरेक्ट करता है, ठीक है, आदेश देता है, दैट एनी कॉस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट, द कोर्ट शैल स्टेट इट्स रीजंस इन राइटिंग। मतलब जहाँ पर वो कह देता है, न्यायालय ये आदेश देता है कि कोई भी जो कॉस्ट है वो शैल नॉट फॉलो द इवेंट, मतलब किसी भी मतलब जो भी इवेंट थी, जो भी परिणाम आए उनको फॉलो नहीं करेगी। तो कोर्ट उसका जो भी द कोर्ट शैल स्टेट इट्स रीजंस इन राइटिंग। तो अगर कोर्ट कॉस्ट नहीं डाल रहा है किसी इवेंट के रिगार्डिंग, कॉस्ट फॉलो नहीं हो रही है, तो कोर्ट उसके रीजंस को राइटिंग में देगा। मीन्स ऑन रिकॉर्ड फाइल पर कोर्ट को ये बताना पड़ेगा लिखकर, ये मतलब कोर्ट को ये आदेश बताना होगा अपने आदेश में कि क्यों वो कॉस्ट नहीं डाल रहा, क्यों वो कॉस्ट किसी खर्चे को के अकॉर्डिंगली नहीं उसको फॉलो कर रही है। दिस इज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 35। नाउ 35 में ही अमेंडमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट बाय द कॉमर्शियल कोर्ट्स, कॉमर्शियल डिवीज़न एंड कॉमर्शियल एपेलेट डिवीज़न ऑफ हाई कोर्ट्स एक्ट 2015 से अमेंडमेंट आया सेक्शन 35 में ही, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इन इट्स एप्लीकेशन टू एनी सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ ए स्पेसिफाइड वैल्यू, मीन्स कोई स्पेसिफिक वैल्यू से रिलेटेड कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट की एप्लीकेशन है किसी सूट में, तो द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, तब उसी सेक्शन को किस तरह से पढ़ा जाएगा वो देखना है, ठीक है। मतलब कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है सूट में, तो उसमें कॉस्ट कैसे पड़ेगी ये देखना है। तो 35 में इसी में देखिएगा, इसका सबसेक्शन 1 में ही ये एडिशन हुए हैं। वो क्या कहते हैं, इन रिलेशन टू एनी कॉमर्शियल डिस्प्यूट, कि जो भी अगर कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट का से संबंधित कोई मैटर है तो क्या होगा, द कोर्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और रूल हैज़ डिस्क्रिशन टू डिटरमाइन, तब जो भी लॉ उस समय एप्लीकेबल है, ठीक है, इन्फोर्सेबल है, और जो भी रूल एनफोर्सेबल है, लॉ और रूल, तो उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट जो है उसके पास डिस्क्रिशन है ये डिसाइड करने का, ठीक है। कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है, ये उसका मतलब अधिकार है, उसके पास पावर है ये डिसाइड करने की। पहली चीज़ क्या है, ए वेदर कॉस्ट आर पेएबल बाय वन पार्टी टू अनदर, कि क्या कॉस्ट जो है वो कैसे पेएबल है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को। दूसरा क्या है, बी द क्वांटम ऑफ दोज कॉस्ट, उस कॉस्ट का क्वांटम क्या होगा, ठीक है, उस कॉस्ट का क्या मात्रा होगी, क्या उस खर्चे की मात्रा होगी। तीसरा सी पॉइंट क्या कहता है, व्हेन दे आर टू बी पेड, उन्हें कब तक पे किया जाना है, ठीक है, कब तक वो पे की जानी है। इसी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए द एक्सप्रेशन कॉस्ट शैल मीन रीजनेबल कॉस्ट रिलेटिंग टू। अब इसमें कॉमर्शियल डिस्प्यूट में भी कॉस्ट का मतलब क्या लिया जाएगा, रीजनेबल कॉस्ट से लिया जाएगा। और किससे रिलेटेड होगी, तो उसी में देखिए पहला वाला पॉइंट कहता है द फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेसेस इनकर्ड। अगर केस के मतलब केस में जो भी सूट फाइल हुआ उसमें जो फीस लगी या जो विटनेसेस कॉल किए गए उनमें जो एक्सपेंसेस आए उनसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट पड़ेंगी वो रीजनेबल कॉस्ट में आएंगी। दूसरी चीज़ लीगल फीस एंड एक्सपेंसेस
इनकर्ड, जो भी आप केस लड़ रहे हैं तो आपके पास कोई एडवोकेट होगा, तो उससे संबंधित जो भी खर्चे होंगे, लीगल फीस है जो, या केस में भी जो फीस स्टैम्प्स लगते हैं वो हैं, जो भी लीगल फीस होगी वो लीगल फीस जो केस में स्टैम्प लगे हैं, ठीक है, जो सूट की फीस है, तो वो लीगल फीस और जो भी खर्चे उसमें हुए हैं वो सब भी रीजनेबल कॉस्ट में आएंगे। और तीसरा क्या है, एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग्स, और कोई भी और दूसरे खर्चे जो कि प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड हैं, सूट प्रोसीडिंग से रिलेटेड हैं, वो सब भी रीजनेबल कॉस्ट में ही आएंगे। दिस इज सेक्शन 1 जो अमेंडेड सेक्शन है, मतलब आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2015 आया है, उसके सबसेक्शन 1 में बताया गया है। क्लियर, मतलब कि डिस्क्रिशन क्या है कोर्ट का डिसाइड करने का वो बता दिया, रीजनेबल कॉस्ट होगी वो भी बता दिया कि रीजनेबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा। अब इसी का सब सेक्शन 2 देख लेते हैं। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इफ़ द कोर्ट डिसाइड्स टू मेक एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट, अगर कोर्ट क्या करता है, क्या डिसाइड करता है कि एक ऐसा ऑर्डर करता है कि फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कोर्ट कॉस्ट पेमेंट के लिए ऑर्डर करता है, तब जनरल रूल क्या है, द जनरल रूल इज दैट द अनसक्सेसफुल पार्टी शेल बी ऑर्डर्ड टू पे द कॉस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पार्टी। तो जनरल रूल यही है कि जो पार्टी असफल हुई है वो कॉस्ट पे करेगी उस पार्टी को जो पार्टी सफल हुई है केस में, ठीक है। अब इसी को प्रोविजो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड क्या कहता है कि दैट द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर deviating from the general rule for reasons to be recorded in writing। प्रोवाइडेड या प्रोविजो क्या कहता है कि जनरल रूल यही है कि जो अनसक्सेसफुल पार्टी है वो सक्सेसफुल पार्टी को कॉस्ट पे करेगी, ठीक है, जो भी कॉस्ट कोर्ट इम्पोज करती है। लेकिन प्रोविजो कहता है कि हो सकता है कि कोर्ट इससे डेविएट डिसीजन दे दे, इससे इतर डिसीजन दे दे कि सक्सेसफुल पार्टी को अनसक्सेसफुल पार्टी के लिए कॉस्ट पे करनी पड़े। तो अगर वो ऐसा करता है, जनरल रूल के विपरीत जाकर कोई ऑर्डर देता है अगर कोर्ट, तो उसको उसके रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे, मतलब उसको वो रीजंस बताने होंगे कि क्यों वो ऐसा डिसीजन दे रहा है। दिस इज सबसेक्शन 2 of the amended section 35 related to cost। Okay, now we come to subsection 3। अब subsection 3 क्या कहता है कि in making an order for payment of cost, कि जो भी ऑर्डर किया जा रहा है कॉस्ट पेमेंट ऑफ कॉस्ट से संबंधित, तो कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग, तो कोर्ट को जो अब नीचे सर्कमस्टेंसेस दी जा रही हैं उनको ध्यान में रखना होगा। इंक्लूडिंग क्या क्या है, द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, पहला पार्टी का कंडक्ट, दोनों पार्टीज का कंडक्ट कैसा है, व्यवहार आचरण कैसा है, इस पर भी कोर्ट को ध्यान देना होगा कॉस्ट इम्पोज करते समय। दूसरा क्या है, वेदर अ पार्टी हैज सक्सीडेड ऑन पार्ट ऑफ इट्स केस इवन इफ दैट पार्टी हैज़ नॉट बीन होली सक्सेसफुल। दूसरा ये भी देखना होगा कि क्या पार्टी केस में किसी पार्ट में सक्सेसफुल हुई है, मतलब पार्टी सफल हुई है, मतलब पार्टी के पक्ष में केस डिसाइड हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब कुछ डिसीजंस उसके फेवर में आए हों, तो ये भी ध्यान रखना होगा। सी पॉइंट क्या कहता है कि वेदर द पार्टी हैज़ मेड ए फ्राइवोलस काउंटर क्लेम लीडिंग टू डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द केस। सी पॉइंट कहता है कि क्या पार्टी ने ऐसा कोई फ्राइवोलस क्लेम तो नहीं किया, केवल इसलिए, मतलब फ्राइवोलस मतलब परेशान करने वाला फर्जी टाइप का कोई ऐसा क्लेम तो नहीं, काउंटर क्लेम तो नहीं फाइल किया, मतलब प्लांटिफ ने अपना प्लांट फाइल किया तो उसके जवाब में उसने रिटन स्टेटमेंट देने की बजाय प्लांटिफ के अगेंस्ट कोई काउंटर क्लेम कर दिया, तो और केवल इसलिए किया है कि केवल केस के डिस्पोजल को डिले कर सके, ठीक है, केवल केस के डिस्पोजल को डिले करने के लिए, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए, पार्टी को परेशान करने के लिए, तो किस पार्टी ने क्लेम काउंटर क्लेम फाइल नहीं किया है, तो ये भी कोर्ट को देखना होगा। फिर उसके बाद डी पॉइंट कहता है
कि whether any reasonable offer to settle is made by a party and unreasonably refused by the other party. अब ये भी हो सकता है कि कोई पार्टी चाहती हो कि भाई कोर्ट में मैटर सेटल हो जाए, ठीक है, वो सेटलमेंट चाह रही है और उसने सेटलमेंट का ऑफर दिया, लेकिन दूसरी पार्टी विदाउट एनी रीजनेबल रीज़न, मतलब उसके पास कोई स्पेसिफिक कोई रीजनेबल रीज़न नहीं है, केवल परेशान करने के लिए अनरीजनेबली उसने दूसरी पार्टी को रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हमको सेटलमेंट नहीं चाहिए, तो ये भी जब कॉस्ट डिसाइड होंगी तो ये भी पार्टी के आचरण में ही आता है, ये भी कोर्ट को देखना होगा, ठीक है, कि उसने अनरीजनेबल रीज़न से रिफ्यूज़ तो नहीं किया है पार्टी ने सेटलमेंट को। फिर ई पॉइंट कहता है कि वेदर द पार्टी हैज़ मेड ए फ्राइवोलस क्लेम एंड इंस्टीट्यूटेड ए वैक्सेशियस प्रोसीडिंग वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट, कि ये भी देखना होगा पार्टी को कि कहीं पार्टी ने फ्राइवोलस क्लेम तो नहीं किया है, ये केवल मतलब फ्राइवोलस क्लेम इंस्टीट्यूट कर दिया उसने कोर्ट में केवल कोर्ट को परेशान करने के पर्पज़ से, केवल कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के पर्पज़ से तो नहीं किया है पार्टी ने कोई क्लेम, ये भी कोर्ट को देखना होगा। इसके बाद सबसेक्शन 4 क्या कहता है ये देख लेते हैं इसी का। तो सबसेक्शन 4 कहता है द ऑर्डर्स विच द कोर्ट में मेक अंडर दिस प्रोविज़न इंक्लूड एन ऑर्डर दैट ए पार्टी मस्ट पे। अब जो भी ऑर्डर कोर्ट देगा इन प्रोविजंस में उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, पार्टी को क्या क्या कैसे पे करना होगा, पार्टी मस्ट पे, ठीक है, कैसे पे करेगी। पहली चीज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ अनदर पार्टीज कॉस्ट, ठीक है, अब किस प्रोपोर्शन में दूसरी पार्टी को कॉस्ट पे करनी है ये देखना होगा, ठीक है, कि उसने मतलब एक प्रोपोर्शन में एक अनुपात में ही पार्टी को खर्चे देने होंगे, तो वो चीज़ देखनी होगी, डिसाइड करनी होगी। बी कहता है स्टेटेड अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्टीज कॉस्ट, उसके अलावा क्या है कि दूसरे पक्षकार के जो भी कॉस्ट है उसके संबंध में जो भी अमाउंट स्टेट किया गया है, जो भी कथित रकम है उसके बारे में भी देखना होगा, मतलब पार्टी को पे करना होगा। सी पॉइंट कहता है कॉस्ट फ्रॉम और अंटिल ए सर्टेन डेट, जो भी कॉस्ट जिस डेट से जो भी डेट निश्चित की गई है उस निश्चित डेट से जो भी खर्चे आते हैं वो खर्चे भी देने होंगे। चौथा कॉस्ट इनकर्ड बिफोर प्रोसीडिंग्स हैव बिगन, वो कॉस्ट भी इसमें इनकर हैं, वो कॉस्ट भी इसमें शामिल हैं जो कि प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले हुई थी। फिर ई पॉइंट कहता है कॉस्ट रिलेटिंग टू पर्टिकुलर स्टेप्स टेकन इन द प्रोसीडिंग्स। अब जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई केस से रिलेटेड तो क्या होगा कि उसमें अलग अलग स्टेप्स रहती है, भाई एक के बाद एक के बाद मान लीजिए इसको इश्यूज बने, उसके बाद विटनेसेस स्टार्ट हुए, तो जो भी उन स्टेप्स में कॉस्ट आए, जो खर्चे आए, तो उनसे रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है, उन स्टेप्स पर जो भी खर्चे आए हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उनसे रिलेटेड कॉस्ट भी पार्टी को पे करनी होगी। इसके बाद एफ पॉइंट में देखते हैं कि कॉस्ट रिलेटिंग टू अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब कॉस्ट किससे रिलेटेड, डिस्टिंक्ट पार्ट, मतलब कि कोई एक अलग, मतलब कोई स्पेशल पार्ट है, कोई सुभिन्न हिस्सा है, मतलब प्रोसीडिंग से रिलेटेड ही वो अलग हिस्सा है, तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट बनती है वो भी पे करनी होंगी पार्टी को। उसके बाद आता है जी पॉइंट। जी पॉइंट क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट फ्रॉम और अंटिल अ सर्टेन डेट, मीन्स इंटरेस्ट जो भी ब्याज है ऑन कॉस्ट खर्चों पर, फ्रॉम मतलब उस डेट से, और अंटिल अ सर्टेन डेट मतलब जो भी डेट डिसाइड हुई है उस डेट से जो भी कॉस्ट, इंटरेस्ट पर जो कॉस्ट पड़ती है कि वो भी पार्टी को देना होगा। तो दिस इज सेक्शन 35. So in today's video I have discussed section 35 and section 34 and section 35 related to interest and cost. So rest of the sections 35A and 35B related to cost I will discuss in my next video lecture. So तब तक के लिए